हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसको डिस्कस करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसको अमेंडिंग एक्ट क्यों बोला जाता है। तो अमेंड का मतलब क्या होता है? संशोधन, यानी कि सुधार लाना। तो संशोधन यहाँ पे कहाँ हुआ है? 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, उसी में हुआ है। तो 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसी एक्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऐसी गलतियां हो गई थी जिसको कि सुधारने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर से एक एक्ट पास किया, जिसको कि अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 बोला जाता है, और इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोला जाता है। तो रेगुलेटिंग एक्ट में हम क्या पढ़े थे? एक तो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, और दूसरा एक फीचर्स था गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था और उसको ज़्यादा पावर दे दिया गया था। तो यही दोनों, गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों ही हमारा यहाँ पे मेन कैरेक्टर है। जहाँ पे गवर्नर जनरल के पावर को बढ़ा दिया गया है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट के पावर को धीरे धीरे घटा दिया गया है। तो इसी को हम यही एक्ट में पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक करके इसके फीचर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका पहला फीचर है जुरिस्डिक्शन को लेके, सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को लेके। अच्छा, 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो उस एक्ट में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना तो की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कोई भी पावर डिसाइड नहीं किया गया था। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट अपनी किस किस एरिया में जजमेंट दे सकता है, किस किस एरिया में जजमेंट नहीं दे सकता है, उसको डिसाइड नहीं किया गया था। तो अमेंडिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल और उनके काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर कर दिया गया। यानी कि गवर्नर जनरल और उनके काउंसिल ऑफिशियली जो भी काम करेंगे वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर नहीं आएगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट उनमें से कोई भी जजमेंट नहीं दे सकता। लेकिन ये दोनों अगर नॉन ऑफिशियली कुछ भी काम कर रहे हैं या फिर अपनी पर्सनली कुछ भी गलत कर रहे हैं, उस केस में सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट दे सकता है। अगर यहाँ पे बात किया जाए सर्वेंट का, या फिर कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी की कोई भी एम्प्लॉय का, अगर कोई भी एम्प्लॉय ऑफिशियली कुछ भी गलत करता है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट कोई भी जजमेंट नहीं दे सकता। उसके बाद आ गया रेवेन्यू। तो रेवेन्यू को भी सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर कर दिया गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे ज़्यादा कमाई कहाँ से हो रहा था? रेवेन्यू से ही तो हो रहा था। रेवेन्यू से ईस्ट इंडिया कंपनी को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था। अगर कंपनी चाहेगा तो टैक्स का अमाउंट बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। तो ये तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें अगर सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट देने लग जाएगा तो इसमें तो ईस्ट इंडिया कंपनी का नुकसान हो जाएगा। इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेवेन्यू को भी सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर कर दिया। उसके बाद देखेंगे ज्योग्राफिकल जुरिस्डिक्शन का। तो ज्योग्राफिकल जुरिस्डिक्शन लिमिट कर दिया गया सिर्फ कलकत्ता तक। तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ कलकत्ता के लोगों को अपना जजमेंट दे सकता है। तो कलकत्ता में तो सिर्फ हिंदू लोग या फिर सिर्फ मुस्लिम लोग तो नहीं रह रहे थे, बहुत हिंदू और मुस्लिम रह रहे थे। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के पास कोई हिंदू अपना केस लेकर के आए तो सुप्रीम कोर्ट हिंदू लोग के हिसाब से या फिर हिंदू लोग के अकॉर्डिंग अपना जजमेंट देगा, और कोई भी मुस्लिम अगर आए तो वो मोहम्मदीन लोग के अनुसार अपना जजमेंट देगा, या फिर मुस्लिम लोग के अनुसार। तो इसका लास्ट फीचर क्या है? गवर्नर जनरल और उनके काउंसिल को ये पावर दे दिया गया है कि प्रोविंशियल कोर्ट के लिए वो लोग रूल्स और रेगुलेशन फ्रेम करेंगे। प्रोविंशियल कोर्ट क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट के आने से पहले एक एक प्रोविंस में एक एक प्रोविंशियल कोर्ट हुआ करता था। तो उसी प्रोविंशियल कोर्ट के लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाने की क्षमता गवर्नर जनरल और उनके काउंसिल को दे दी गई। तो अमेंडिंग एक्ट के फीचर्स में हमको क्या देखने को मिला? जहाँ पे
सुप्रीम कोर्ट के पावर को धीरे धीरे घटा दिया गया है, वहाँ गवर्नर जनरल के पावर को धीरे धीरे बढ़ा दिया गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।